राजस्थान की सियासत में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराध कम दिखाने के लिए आंकड़ों की जादूगरी की जा रही है और हालिया हत्याओं का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। वहीं गहलोत का दावा है कि गांवों में अत्याचार और अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन कई मामले सामने ही नहीं आ पा रहे। जबकि कांग्रेस शासन में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए पलटवार भी किया और कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने आरपीएससी से जुड़े विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दिए जख्म आज भी युवा नहीं भुला पाए हैं। साथ ही गहलोत द्वारा चलाए जा रहे इंतजार शास्त्र अभियान को भी बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट करार दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में वाकई में कानून व्यवस्था संकट में है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा है। इसी चौपट ही होगी। बदमई में आज कोई मर्डर हो गया कल आजकल, और मेरे पास तो लिस्ट है कितने मर्डर करवाएंगे ये लोग, समझ में नहीं आ रही बात मेरे को। तो कि जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई है राजस्थान के अंदर, अरबों रुपए लग गए हैं। कोचिंग हब है, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर के अंदर। अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है, उनसे एडवांस ले लिया गया पैसा। और सरकार, मैं समझता हूँ कोई मिली भगत वही होगी, सरकार पे दबाव बना रहे। अशोक गहलोत जी को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी टीम जो भी आपको जांच करके देती है या जो तथ्य से अवगत कराती है, वो टीम विश्वसनीय नहीं है। और आपने कहा कि जयपुर के अंदर भी एक कमल मीणा के ऊपर फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई, जबकि कमल मीणा के ऊपर गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई थी, उसकी हत्या नहीं हुई। और चलिए अब चर्चा का आगाज करो। उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। जयपाल सिंह मांडोता जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं, पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं और कमल टांक जी हमारे साथ में बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के साथ यानी कि जयपाल जी, चर्चा का आगाज आप ही के साथ में करना चाहूंगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में, तीखे अंदाज में, तीखे अल्फाजों में कह दिया है कि भाई कानून व्यवस्था के जो हालात है वो बेकार होते जा रहे हैं, लेकिन असल तस्वीर क्या कुछ है वो आप बताएंगे। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो अभी स्थिति है, सबसे बड़ा लीडर कौन कांग्रेस में, ये क्राइसिस है। आप सदन से लेके और कांग्रेस पार्टी के संगठन तक देख लीजिए, ये आपस में हर जो इनके बड़े लीडर है, जो पहले 2 गुट थे आज 3 गुट बने हैं, जूली जी अपोजिशन लीडर और पायलट साहब अपना अलग। तो इस प्रकार ये आला कमान के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कभी ट्वीट करते हैं, कभी मीडिया में आके ऐसे बयान देते हैं। अब मैं आ रहा हूँ जो 2 सालों का हमारा कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 2022-23 में जो अपराध थे वो हमारी सरकार जो 2 साल के दौरान जो अपराधों में 17-18% की कमी आई है। 25,000 मुकदमे, यानी 2000 हमारी सरकार की बता रहा हूँ 24-25 और 23-24 और 24-25 के दौरान लगभग 25,000 मुकदमों में कमी आई है। ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर करने को अनिवार्य बनाया, लेकिन जो कानून की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, वो तो प्रदेश को मालूम है किस प्रकार से यहाँ पर स्थितियां। आज गहलोत साहब जो जानकारी दे रहे हैं, जो वहां पर एक सिरसी रोड पे फायरिंग हुई, वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, जबकि आज के अखबारों की मेन हेडलाइन था 5 अपराधियों को पकड़ के लाके और सलाखों के पीछे किया। ये देखिए, जनता में विश्वास है और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम को लागू करने वाली ये सरकार ही है, जहां पर अपराधियों में खौफ है और आमजन में विश्वास है। इस बात को साकार किया। अब मैं निवेदन करना यह चाहूंगा कि 2 साल जब सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आ जाइए 2 साल बनाम 5 साल कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ के भाग गई। क्यों नहीं करना चाहते? हमने जिन संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच में गए चुनाव में, उन संकल्पों को साकार करने का काम किया। आज प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाया इस बात का कि जो आरपीसी केवल कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन के रह गया था, जहां पर खुलेआम पेपर लीक तो छोड़ दीजिए आप, जहां पर फोन कर करके और आरपीसी के मेंबरों को वहां पर इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने की बातें हुई, ये आज पूरी चीजें प्रमाणिक हैं और सब सोशल मीडिया या गूगल या अपने पब्लिक डोमेन में है। तो इस प्रकार की बातें कह देना, आरोप लगा के भाग जाना, उसमें तथ्य नहीं है, बेबुनियाद है। और यदि जमीन पे देखेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देख लीजिए आज 2 साल के दौरान 2 साल बनाम 5 साल, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमने कहा वो करके दिखाया।
आप ही की बातों का रिएक्शन। पौरुष जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना है, ठीक है, आप लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से जुबानी हमला बोला, आखिरकार आप लोगों को इतना डाउट क्यों है? और जो एनसीआरबी के आंकड़े बीजेपी के प्रवक्ता ने जारी किए, क्या वो झूठ है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, धड़ल्ले से पूरी सूची बताते हैं कि तकरीबन 1 महीने की, जो मार्च की ज्यादा होती है लिस्ट, कहां पर हत्या हुई है, ठीक है, लेकिन जब आप गलत तरीके से आंकड़ों को पेश करेंगे, आप लोगों को यही नहीं पता होता है, आप लोगों की टीम को, कि जयपुर में कमल मीणा की हत्या नहीं हुई होती है, गाड़ी पर फायरिंग होती है, तो ऐसे में फिर पब्लिक के सामने भी गलत मैसेज जाएगा। पौरुष जी। नुपुर जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लंबे समय से विपक्ष की अपनी मानसिकता से उभर ही नहीं पाई। देश का संवैधानिक सिस्टम है कि विपक्ष जो होता है वो सरकार की कमियां बताता है और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की आलोचना को सकारात्मक रूप से उस पर लेकर उस पर कार्रवाई करता है। परंतु यहाँ पे पिछले कुछ समय से ट्रेंड ये चल गया कि यहाँ तो सत्ता पक्ष खुद जो है प्रतिपक्ष का प्रतिपक्ष बन गया। अशोक गहलोत जी ने जो बात कही, तो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो आंकड़ों की जादूगरी क्या होती है नुपुर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमने एफआईआर को मैंडेटरी करी, उस समय जो है एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान में 19% जो है अचानक अपराध में उछाल आ गया और एनसीआरबी को नीचे स्पेशल नोट डालना पड़ा कि 19% आंकड़ों में उछाल इसलिए आया है क्योंकि राजस्थान सरकार ने एफआईआर मैंडेटरी कर दी। तो अब आप मुझे बताइए कि जब हमारे समय में एफआईआर मैंडेटरी थी तो निश्चित तौर पे जो है आंकड़ों का उछाल 19% आ गया, और जब आज ही सरकार की स्थिति हो गई कि मैं तो आपको नुपुर जी आपको कह रहा हूं, छोटी मोटी बात के लिए चले जाइए आप ट्रायल करने के लिए एक बार थाने में, आप ही चले जाइए, आप कह दीजिए कि भाई मैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हूं और है ना मेरे साथ ये रास्ते में ही हो गया, मेरी एफआईआर दर्ज करो, पता पड़ जाएगा आपको। नुपुर जी मैं चैलेंज करूं कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। तो हम जनता के बीच में रहते हैं, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले जयपुर में ड्रग्स माफिया के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसको पहले धमकी दी गई, वो व्यक्ति थाने में गए, उनको थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमें जिस तरीके से ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो राजस्थान के मुखिया रह चुके हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार रह चुके हैं, जब अशोक गहलोत जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, ऐसे में वो लगातार उनको ठीक से तस्वीर जयपुर की यानी कि राजधानी की नहीं पता है, बेखौफ होकर के बोलते हैं कमल मीणा की हत्या हो चुकी है। नहीं नुपुर जी, देखिए नुपुर जी, कई बार जबान फिसलने की चीज हो जाती है। हमने प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम क्या ये माने कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाने की बात कही, जबान स्लिप हो जाती है ना। और क्या इस तथ्य को नकारा जा सकता है कि जयपुर में खुलेआम जो है कमल मीणा की गाड़ी पे फायरिंग हो गई? भगवान ने उनकी उम्र लंबी दी थी, बच गए, परंतु क्या एक माफियाओं के द्वारा गाड़ी पे हमला किया गया, फायरिंग की गई, तो क्या कोई गोली लग करके क्या उनकी हत्या नहीं हो सकती थी? क्या ये अपने आप में कानून व्यवस्था की मामला पोल नहीं खोलता? हत्या हो सकती थी और हत्या कर दी गई में पौरुष जी बहुत बड़ा फर्क होता है, जिंदा व्यक्ति को मार देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, चलिए कमल नाथ जी भी हमारे साथ में है। ठीक है पौरुष जी, मैं वापस सेकंड राउंड में आऊंगी। कमल जी आप बताइए, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के असल तस्वीर क्या कुछ है, जो विपक्ष ने आरोप लगाया वो, या जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है? आंकड़े देख लीजिए एनसीआरबी के। देखिए, अभी जो बात आ रही है उसमें एक बात तो साफ है कि ये जो पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे शासन में क्या हुआ, तुम्हारे शासन में क्या हुआ, डेटा दोनों तरफ खराब थे। जहां तक पुलिस की व्यवस्था और शासन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात है, तो गहलोत साहब भी उसको ढंग से नहीं संभाल पाए, और अभी जो मौजूदा सरकार है वो भी उसको ढंग से संभालने में अभी काफी पीछे दिख रही। अब प्रश्न यह आता है कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो मुद्दों की बात करते हैं तो उसमें एक और मुद्दा साथ में जोड़ा था। अब अगर ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो इनको कंट्रोल करके दिखाना है अपने बाकी कार्यक्रमों, जैसे कि अगर राजनीति खेलने की बात करें, अभी आंकड़ों में राजनीति कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ठीक नहीं था, हमारा ठीक, ये कहते हैं हमारा ठीक है तुम्हारा ठीक नहीं था। तो अब अगर आप सामने सामने देखें तो इनके अभी ये इन्होंने कहा था योजनाओं के ऊपर भी बात करी थी, तो मैं योजनाओं पे बात करना चाहूंगा विशेष तौर पर कि योजनाओं में भी आंकड़े दिखा रहे हैं। उन्होंने भी कहा 25 लाख रुपए का बीमा है, किसी व्यक्ति को 25 लाख रुपए नहीं दिए। ये भी कहते हैं 25 लाख का बीमा है, किसी व्यक्ति को 25 लाख नहीं देना है। तो ये सिर्फ राजनीति है कि इन्होंने जनता को आंकड़े दिखाने, तो अब ये आंकड़े दिखाने में ये फेल करना चाहते हैं। पहले गहलोत साहब को ये फेल कर रहे थे, अब ये मौजूदा मुख्यमंत्री को फेल करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इसमें पिस रही। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जनता क्यों पिस रही है।
अगर माफिया इनके राज में भी है, एफआईआर दर्ज नहीं करने दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। आपको खुला रूप से अगर कोई एप्लीकेशन आ रही है, डेटा निकाल के देखिए कि कितनी कंप्लेंट्स आई थी जिसको इन्होंने एफआईआर में तब्दील किया। वो अपने आप में ये बताता है कि आपने एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी, क्योंकि आपकी कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील करने का मामला बनता है नहीं बनता है वो साफ दिखता है। किसी भी आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, एफआईआर दर्ज करने के लिए कितनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है वो सबके सामने है। ठीक है, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगे। आपने कमल जी को सुना है, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कांग्रेस ने भी कहा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आखिरकार दिक्कत क्या है, आप लोगों ने ये बंद क्यों किया जब पहले उनकी सरकार ने एफआईआर के लिए कंपलसरी किया था, तो आखिरकार अब ऐसा क्यों नहीं है? पहली बात तो ये, और जो उन्होंने पूरी सूची दी है तकरीबन उन्होंने शायद ज्यादातर तो मार्च माह की गिनवा दी है। नदबई में मर्डर, फलौदी में 21 मार्च को हत्या, मार्च 2026 में भरतपुर जूलर की हत्या, और चूरू में होटल में फायरिंग हुई, सिरोही में हत्या, बाड़मेर में फायरिंग से हत्या। तो एक माह में ही तकरीबन जो बताया पूर्व सीएम ने अशोक गहलोत ने, वो 5-7 मर्डर की पूरी सूची बता दी है एक के बाद एक। तो क्या ये आंकड़े झूठे हैं? देखिए नुपुर जी, पोरू जी ने जो बात रखी कि उसके अंदर एनसीआरबी के नीचे लिख दिया नोट छोटा सा। देखिए आपके पास जादूगर थे और जादू से जिले बना देते थे, जादू से आरपीसी के मेंबर बना देते थे और जादू से ट्रांसफर कर देते थे। कैसे होता था पता नहीं। हमारे पास तो काम करने वाले मुख्यमंत्री है जो जनता के लिए काम करने वाले, जो पिछले 25-30 साल से जो मध्य प्रदेश के साथ दोस्तियां निभा रहे थे वो नहीं करके, और मुख्यमंत्री बनते ही जो संकल्प लिया कि पेपर माफियाओं को, जो यहां पर माफिया पैदा हो गए उनको अंदर करने का काम, पहला काम युवाओं का विश्वास जीतने का काम किया और उस संकल्प को साकार किया कि आज 400 से ज्यादा भर्ती आरपीसी और एसएसबी दोनों के द्वारा बिना पेपर लीक प्रूफ के उन्होंने करके दिखाया, पहला काम। दूसरा काम ईआरसीपी से लेके यमुना जल समझौते तक देख लीजिए आप, युवाओं को 1 लाख नौकरी देना, 1 लाख के लिए 1,25,000 तक कैलेंडर जारी करना, ये एक संकल्प भी है। लेकिन आप डाटा में जाएंगे तो 2018 से लेके 2023 तक का यदि मर्डर आप गिनाए तो भी आप देख लीजिए, आज डाटा है। मान लिया जयपाल जी, आपकी बात मान ली कि आप लोगों ने जो है आपकी सरकार आते युवाओं के साथ न्याय हुआ, ठीक है, मान लिया, और आपने जो डेटा की बात भी की वो भी मान ली। लेकिन जो सिर्फ 1 महीने में तकरीबन 5 से 7 इस तरह की हत्याएं होती है, तो ये डेटा आपको नहीं लगता जो महज 1 महीने का है वो भारी पड़ गया है तमाम डेटा पर? क्या ये होना चाहिए था? क्या ये कानून व्यवस्था की पोल खोलता है या नहीं खोलता है? मैं कुछ नहीं कह रही, आप खुद बताइए। देखिए नुपुर जी, 1 महीने के आधार पर हम पूरे साल का लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, 2 साल के कार्यकाल पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, कहां और किस स्तर पर क्या हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरे साल का, मैं तो पूरे साल का डाटा बता रहा हूं। 2018 से 2023, 2022-23 का डाटा देख लीजिए। एनसीआरबी, जो हम नहीं कह रहे हैं, हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। आप केवल एनसीआरबी की भी बात कर ली, लेकिन जो जमीन पर एक महीने का आंकड़ा है, मैं यही कह रहा हूं, क्या ये अच्छी क्या बात है? क्या ये क्या है? बौखलाहट है। अपने आप को सुप्रीम लीडर राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री का दावेदार, ये आला कमान को दिखाने के लिए ट्वीट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अलग अलग समय में बता रहा हूं। गहलोत साहब अलग काम कर रहे हैं, जूली साहब का अलग गुट है, पायलट साहब का अलग गुट है, डोटासरा साहब का अलग गुट है, और ये सदन से लेकर सड़क तक। आप मुझे एक बात बता दीजिए, पूरे राजस्थान में हमारी सरकार को 2 साल हो गया, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमने काम करके दिखाया। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जनता के मुद्दे पर एक ही बार विधानसभा का घेराव किया तो बताइए आप, केवल दादी के मुद्दे को छोड़कर। आज राजस्थान में प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की आशा और अपेक्षा के जयपाल जी, आपकी इन बातों पर फोकस ज्यादातर कांग्रेस पे ही रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि एक महीने में इन आंकड़ों को, ये जो आंकड़े आए हैं उन्हें कम कैसे किया जाए, यह आपने नहीं बताया। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं जवाब ले लेती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक 2022-23 में बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 रहा। तो आप लोगों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो झूठी नहीं है। पौरिश जी, देखिए नुपुर जी, निश्चित तौर पे हमारे समय में जो है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि एफआईआर मैंडेटरी थी और निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था की जो दर है उसमें उछाला था। परंतु आपको ये जानकर के खुशी होगी कि पूरे भारत के अंदर जो है राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य था कि जो कि 48% की कन्विक्शन रेट लेकर के पूरे देश में नंबर 1 था। और आपको खुद को ध्यान है कि जब भी कोई ऐसी कोई जघन्य घटनाएं होती थी तो आप देखिए कि केस ऑफिसर स्कीम जो है वो सबसे पहले हमारी सरकार ने लागू की। आपको पता है कि स्पेशल एक 3 स्टार लेवल के CI लेवल के इंस्पेक्टर को जो है हम इसी काम के लिए लगाते थे कि वो स्पेशल उस केस को
को जो है उसकी पैरवी करेगा। और हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हमने, और आप तो उदयपुर के रहने वाले हैं, आपको तो पता ही लोग कैसे इन्होंने गुमराह किया, कन्हैया हत्याकांड हुआ था, कैसे हम लोगों ने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया, हमने उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, हमने उनको 2-2 सरकारी नौकरी दी, और कैसे इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया कि हमने कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा दिया। वो बातें एक तरफ, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आंकड़े को आप क्या कहेंगे, ये भी बताइए। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो निश्चित तौर पे एक संवेदनशील मुद्दा है और उस पर राजनीति नहीं की जा सकती। सरकार की कमी है तो माननी पड़ती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह नहीं है हम लोग कि ना कि साहब आपके राज्य में ऐसा क्यों हुआ, बोले कि साहब अशोक गहलोत जी को राजनीति करनी है, आप ये काम क्यों नहीं कर पाए, बोले साहब नेहरू जी ने ऐसा कर दिया था। हम ऐसे लोग नहीं, हम निश्चित तौर पर संवेदनशील लोग हैं। हम अपनी कमियां स्वीकार भी करते हैं और अपनी आलोचनाएं स्वीकार भी करते हैं और उनसे सबक लेकर के आगे के लिए मार्ग प्रशस्त भी करते हैं। और मैं यही बात भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूं कि देखिए, विपक्ष का जो संवैधानिक दर्जा है वो हमारे देश के जो नीति निर्माता थे उन्होंने सोच समझ के विपक्ष की परिकल्पना की ना कि भाई विपक्ष जो है वो आपको आपकी कमियों की तरफ ध्यान दिलाएगा और आप जो कमियों को दूर करेंगे। अब आप तो जो है खुद विपक्ष बन गए। अब भाई आज मीडिया ने मान लिया ट्रायल, मीडिया को हम ट्रायल कोर्ट मानते हैं लोकतंत्र में, तो देश की जनता तो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो देश की सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए हमें चुनाव हरवा के घर बैठा चुकी, अब आप क्या बार बार हमारे ऊपर ट्रायल चलवाएंगे? आपके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा। हम तो विपक्ष में आ गए, हमें तो दे दी जनता ने सजा। तो अब ये तो बात कहने को नहीं दी कि हमारे समय में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, देश की जनता ने निर्णय कर दिया। अब आप आपकी बात कीजिए। चलिए ठीक है, बात आपने जनता का निर्णय स्वीकार कर दिया। हमारे साथ में कमल जी भी जो है लगातार बने हुए। कमल जी, चाहे जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हो, लेकिन इन सब के बीच में जनता पीसती है जब कानून व्यवस्था को लेकर के थोड़ी सी भी खरोच आती है। क्योंकि किसी ने कहा है शहरों और शहरों में कानून की रोशनी बेहद जरूरी है, वरना अंधेरा ही हुकूमत बन जाता है। और ऐसे में अंधेरा नहीं होना चाहिए पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। आप बताइए कमल जी, सॉल्यूशन क्या होगा जब इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेगी, लेकिन जो मार्च के महीने का जो आंकड़ा है और जो कांग्रेस के राज में भी हमने देखा, उन दोनों को लेकर उन दोनों तस्वीरों को कैसे कंपेयर किया जाए? बिल्कुल सही है कि आपको आपकी जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसके अंदर किस तरीके से आप लोगों को स्पेस देते हैं और किस तरीके से लोगों को एक तरीके से ये माहौल मिलता है कि वो सुरक्षित होकर अपना काम कर सकते हैं। ये दोनों चीजें जो है वो कानून व्यवस्था और लोगों के बीच में एक तरीके से विश्वास बनाने का काम करती है। अब आप अगर देखें तो मैं तो कहूंगा कि दोनों ही स्तर पर सबसे पहली बात ये है कि अगर आप गहलोत साहब को देखेंगे तो गहलोत साहब से हम पूरे समय ये कहते रहे, सिविल सोसाइटी उनको कहती रही कि आप यहाँ पर हमें आपने वादा किया था कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक स्पेस बना के दीजिए। जयपुर में लोग अपनी बात रखें स्वतंत्रता के साथ, वो जगह ही नहीं। आपने वो कमिश्नरेट के सामने एक जगह रख रखी है जहां पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो भी एक दिन के लिए सुबह 10 से 4 घंटे के लिए देते हैं और वो जगह पर्याप्त नहीं है। जबकि वो जगह होनी चाहिए विधानसभा के पास या फिर सचिवालय के पास। अब सचिवालय के पास पार्क है, उसके अंदर ये देख सकते हैं जिसमें जनता को अपनी बात रखने का, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का मौका हो, वो मौका नहीं। आप सोचिए कि ये जो कानून व्यवस्था में ये सबसे बड़ी बात है कि जनता अपनी बात नहीं रख सकती, उसको मौका नहीं मिलेगा, तो ये तो फिर ये लोकतंत्र नहीं हुआ। ये है कानून व्यवस्था। और वो कहते क्या है सभी, ये सरकार या वो सरकार, ये भी ऐसे ही चल रही है। और वो कहते क्या है कि साहब हम तो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इससे ना तो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था खराब हो जाती है, पूरा का पूरा जयपुर का शासन ही बिगड़ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोगों को आप बोलने का स्पेस देने की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो भी किसके नाम पर कि साहब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था फेल हो जाएगी, लोगों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये दिखाता है कि कैसे आप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये सरकार या वो सरकार। रही बात ये जो आप आपराधिक आंकड़ों को बता रहे हैं, ये आपराधिक आंकड़े भी वो हैं जो कि आप इनको देख पा रहे हैं, जो मतलब ये है कि खुलकर बाहर आ गए। सैकड़ों ऐसे आपराधिक मामले हैं जो कि बाहर ही नहीं आ पाते हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाता है, स्पेस ही नहीं मिलता है। आप थानों की व्यवस्थाएं जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो पुलिस के रूल्स हैं वो नहीं लागू पा रहे हैं, तो पुलिस एक्ट के ये सबसे बड़ी कमी है। आज आप जाके देखिए कि आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि हर थाने के सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं,
मेरे ख्याल से अगर इसका सर्वे किया जाए तो ये ठीक। मेरे ख्याल से 40-50% नहीं चल रहे होंगे। ये तय बात है, कई जगह नहीं चल रहे। जहां जहां पर अगर आप पुलिस वालों का आप आंकड़ा मंगा दीजिए कोर्ट के अंदर कि आपके थानों के सीसीटीवी कैमरास चल रहे थे, ठीक है। आपने किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया था, लेकिन उसमें है ही नहीं। तो ये क्या है कानून व्यवस्था? ठीक है। कमल जी को आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता के पास मैं आना चाहूंगी। आपने कमल जी को गौर से सुना होगा, तमाम तरह की जो खामियां हैं, जो असल तस्वीर है वो भी उन्होंने बताई है। ठीक है, आप लोगों की नीति नियत अच्छी होगी, लेकिन एक बात बताइए, अभी तक हमने कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया और अब बात अटके हुए प्रोजेक्ट, जो कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब ने कहा कि भाई हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो अटका दिए या बंद करवा दिए। उनमें से कोचिंग हब को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया कि कोचिंग हब वाला प्रोजेक्ट क्यों अटका दिया, क्यों, जिससे कई गुना फायदा हो सकता था। देखिए नुपुर जी, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं पौरुष जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 2022 का जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए इसके अलावा भी बलात्कार में 1 नंबर, करप्शन में 1 नंबर, नेट बंदी में 1 नंबर, पेपर लीक में 1 नंबर। तो आप देखिए ये सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर और सारी सिचुएशन प्रदेश की। अब आप देखिए पौरुष जी ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक था तो जनता की अदालत का आदेश था कि आप विपक्ष में बैठे सत्ता छोड़िए, इसको मानिए। आपका ठीक ठाक नहीं था, इसलिए आपको जनता ने आदेश दिया कि आप सीट छोड़िए और विपक्ष में बैठे, और आज उसी का नतीजा है कि पौरुष जी विपक्ष में बैठे हैं। दूसरी बात देखिए, माननीय गहलोत साहब कहते थे सदन के अंदर राजस्थान विधानसभा में कहते थे कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो 5 साल के लिए होता है। ये कोई प्रोजेक्ट आज हमने शुरू किया और 1 साल के अंदर पूरा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी के जो इन्होंने मान लो मेडिकल के लिए कहा है, हमारे पास अच्छी योजना है ना। आज के अखबारों की मेन पृष्ठ की न्यूज है कि पोर्टेबिलिटी मां योजना के तहत हमारे राजस्थान के लोगों ने गुजरात में जाके इलाज करवाया। तो जो योजना, जिस योजना के लिए ये लेके आए, लेकिन उसके लिए किया कुछ भी नहीं, न कोई फंड है, न कोई कानून है, न कोई सुविधा है, न खाता, न भाई जो गहलोत साहब कहे वही सही। तो ये लेके आए, कब लेके आए? जब 4 साल पूरा हो गया, और 4 साल जाने के बाद में आप लेके आए, जिले बनाए, आरपीसी को आपने कठपुतली बनाया, करप्शन में 1 नंबर, नकारा, निकम्मा, कुर्सी बचाने में लगे रहे। इसलिए जनता की अदालत ने आदेश दिया कि आप विपक्ष में बैठिए, और माननीय भजनलाल जी को जनादेश दिया कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इसलिए इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपका ठीक ठाक नहीं था। आज जो प्रोजेक्ट की बात है नुपुर जी, 2 साल हमारी सरकार को हुआ, हमने 2 साल का प्रतिवेदन सदन में रखा और इनकी मांग पे रखा। इन्होंने कहा कि 5 साल बनाम 2 साल में बहस हो जाए, और पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेखा जोखा सदन में रखा कि हमने ये काम किया है। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बख्श देता है इस पर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए आज जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया और हमने 2 साल में काम करके दिखाया। ठीक है पौरुष जी, शायद आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। नुपुर जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात, मैं वापस उसी बात को कह रहा हूं कि आपने इनसे इतने, इनके 3 बार टर्म आए, आपने इनसे जो सवाल पूछे उसमें एक का भी जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने कांग्रेस पुराण शुरू कर दी। अब मैं बात करना चाहूंगा कोचिंग हब के मामले में। ये कहने के अनकंप्लीट है, कोचिंग हब बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि मेरे वहां के आसपास के कुछ लोग मेरे मिलने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोचिंग हब जब सरकार ने बनाने की घोषणा करी तो कई लोगों ने कर्जा लेकर के उसके आसपास में जो है दुकानें खरीद ली, मकान खरीद लिए, इस उम्मीद में कि कोचिंग हब शुरू होगा तो इस बहाने जो है हॉस्टल के बहाने या रेस्टोरेंट के बहाने हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ सरकार का पैसे का नुकसान नहीं किया आपने, आम जनता के साथ, इनके पैसों के साथ भी खिलवाड़ किया। दूसरी बात देखिए, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जेएलएन मार्ग पर एक भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी है, जो कि विश्व स्तरीय बिल्डिंग है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की टक्कर की है, मुंबई के एमआईटी के टक्कर की है। लेकिन आप उसको सिर्फ इसलिए चालू नहीं करना चाह रहे कि जब वो चालू हो जाएगी तो कांग्रेस के लोग जिंदाबाद करेंगे, लोग कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है। ऐसे में इसके आईपीडी टावर की क्या स्थिति है मुझे बताइए। हमने उस आईपीडी टावर का निर्माण शुरू किया और हमने ये तक व्यवस्था करी कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी में होगा तो सीधी जो है एयर एम्बुलेंस है उस अस्पताल की छत पर उतरेगी। आपने उसका काम अटका दिया। महिला चिकित्सालय की स्थिति आप नुपुरी जाकर के देखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई महिला चिकित्सालय में अपनी टीम को भेजिए, वहां पे देखिए बेचारी प्रसूताएं जो है जमीन पे पड़ी रहती हैं, गलियारों में पड़ी रहती है। हमने उनकी सुविधा के लिए 500 बेड के साथ और 50 आईसीयू बेड के साथ में हमने उसी परिसर में बिल्डिंग का काम शुरू किया, वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आवास के पास में जो ओआरबी हमने बनाया
उसको इन लोगों ने अधूरा छोड़ दिया। जो वहाँ पे किलिंग पॉइंट है, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो भैया हमारी में कमियां निकालना बंद करो। हमको ठीक है कमल जी, आपसे इसी बात का रिएक्शन ले लेती हूँ। जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुराने प्रोजेक्ट का जिक्र किया, चाहे आईपीडी टावर का किया है और भी उन्होंने कोचिंग हब का भी जिक्र किया है, आरजीएचएस को लेकर के लगातार इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही है। ये तीनों पॉइंट्स जो है उन्होंने उठाए हैं। क्या वाकई में इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है या फिर जो है सरकार अपनी तरफ से पूरा जो है कामकाज कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है? कमल जी देखिए, अभी जो आपने सारी बात कही और ये जो सारी बात है वो एक बड़ा मुद्दा है। तो अब इस मुद्दे हम साफ तौर पर देखें तो ये सही बात है कि जो प्रोजेक्ट थे वो नहीं पूरे हो रहे थे और ये बात सही है। आईपीडी टावर हो, चाहे वो कोचिंग हब हो, या फिर बाद में आप ये कहें कि मुख्यमंत्री के ये जो ओआरबी ब्रिज था उसे पूरा करना था। हालांकि ये समझ में नहीं आता है कि जी इनमें जो ये काम करना था उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। ये सब बिड लगी हुई है, सब कुछ हो गया। इस तरह में और जो बसों को लगाना था, अगर मान लो बसों को लगाने में बसें हैं जिसके अंदर अपन सिटी बसेस कहते हैं, उन बसों का हुआ तो उसको करेक्शन करके तो 2 साल में तो लगाया जा सकता है। नहीं, बसें नहीं लगाई और उसी की वजह से लोग, जनता परेशान हो रहे हैं। तो कहां है आपका गवर्नेंस? अगर आप 2 साल में चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हैं और उसे सही कर पा रहे हैं, मान लीजिए गहलोत साहब सही नहीं कर रहे थे, तो ये गवर्नेंस तो आपको सही करना था ना। इसीलिए तो जनता ने आपको चुना था। तो शायद जनता आपको नहीं चुनती है, अब सोचेगी कि अब हम नहीं चुनना चाहिए था, हमने गलती कर ली है, कोई तीसरी सरकार चुनेगी। ठीक है कमल जी। और बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता पौरुष जी और महिपाल जी, जयपाल जी माफ कीजिएगा, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की। बहरहाल लेकिन सवाल आकर के यही खड़ा होता है, क्या राजस्थान में वाकई में कानून व्यवस्था ठीक है या फिर उसमें कोई छेद है? क्योंकि लगातार कांग्रेस जिस तरह से मुखर हो रही है, विपक्ष जिस तरह से मुखर हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के, ऐसे में बीजेपी ने भी जवाब साफ शब्दों में कह दिया है कि सब कुछ ठीक ठाक है और भजनलाल सरकार जो है धड़ल्ले से एक के बाद एक काम कर रही है, जनहित में कर रही है। लेकिन यदि सब कुछ ठीक है तो फिर मार्च के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? क्या वाकई में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है या फिर कुछ सियासी बयानबाजी का खेल बना हुआ है? इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। चौपटी होगी। नदमई में आज कोई मर्डर हो गया कल आजकल, और मेरे पास तो लिस्ट है कितने मर्डर करवाएंगे ये लोग, समझ में नहीं आ रही बात मेरे को। तो कि जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई है राजस्थान के अंदर, अरबों रुपए लग गए हैं। कोचिंग हब है, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर के अंदर। अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है, उनसे एडवांस ले लिया गया पैसा। और सरकार, मैं समझता हूँ कोई मिली भगत हुई होगी, सरकार पे दबाव बना रहे। मैं अशोक गहलोत जी को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी टीम जो भी आपको जांच करके देती है या जो तथ्य से अवगत कराती है, वो टीम विश्वसनीय नहीं है। और आपने कहा कि जयपुर के अंदर भी एक कमल मीणा के ऊपर फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई, जबकि कमल मीणा के ऊपर गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई थी, उसकी हत्या नहीं हुई।